ओके, तो आपसे क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट. तो इट इज नॉट द प्राइमरी जुडिशियल ब्रांच ऑफ द यूनाइटेड नेशन. इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री एवर टू लीव द आईसीसी. नो, इट्स बुरुंदी. बुरुंदी के बाद और कौन कौन से कंट्री ने इसे लीव किया है? तो क्या था कि साउथ सॉरी ये अफ्रीकन नेशन पे ये अनफेयरली टारगेट कर रहा है, तो अफ्रीकन नेशन नहीं छोड़ा. साउथ अफ्रीका, गाम्बिया. साउथ अफ्रीका का कैपिटल प्रीटोरिया. गाम्बिया का कैपिटल किसी को पता है? गाम्बिया का कैपिटल. साउथ अफ्रीका का कैपिटल फिलीपींस. अभी इसने जो फोकस किया है. सर नहीं, आई मीन यस, इसने भी लेफ्ट किया ना इससे. यस फिलीपींस भी लेफ्ट किया है. बट मैं ये बता रहा हूँ कि जो भी अफ्रीकन नेशन है इस पे अनफेयरली टारगेट हुआ है, तो उस अफ्रीकन नेशंस पे फिर आपसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा. ठीक है, तो अनफेयरली ये एक क्लेम लगाया गया है रिगार्डिंग दिस इन पे. गाम्बिया का कैपिटल बांजुल. वंडरफुल, जिन्हें याद था गाम्बिया का कैपिटल बांजुल, बहुत सही. चलिए, तो इसका आंसर क्या हो गया? सी, 1 and 3 करेक्ट आंसर. ये तो 2 मिनट में बताना चाहिए इसका आंसर. पढ़ते बताइए क्या था इसका आंसर. बहुत बार आपने उर्दू में पढ़ा होगा. ड्रिप इरिगेशन पढ़ा था? ड्रिप इरिगेशन हर 10-15 दिन के बाद ना आपको न्यूज़पेपर में देखने को मिलेगा, या अगर आप योजना कुरुक्षेत्र पढ़ते होंगे तो बार बार आपको मिलेगा ड्रिप इरिगेशन. स्प्रिंकलर इरिगेशन, इस पे तो यूपीएससी ने भी क्वेश्चन 2 से 3 बार पूछ चुके हैं. स्प्रिंकलर इरिगेशन आप 2016 या 17 का क्वेश्चन देखना, इसी ड्रिप इरिगेशन पे क्वेश्चन पूछा गया है सिविल सर्विसेज में. पर ड्रॉप मोर क्रॉप्स, ये वहीं से तो निकल के आया था. अभी 5,000 करोड़ रुपीज का फंड क्रिएट किया गया है अंडर नाबार्ड. नाबार्ड के अंदर 5,000 रुपीज का फंड क्रिएट किया गया है. किसके लिए? माइक्रो इरिगेशन के लिए. ये सब माइक्रो इरिगेशन का पार्ट है ना. पर ड्रॉप मोर क्रॉप्स क्यों आया था? कि हम वाटर इफिशिएंसी को बढ़ाएं. माइक्रो इरिगेशन उसी में तो आया था ना, ड्रिप इरिगेशन, कि वाटर मैनेजमेंट, वाटर इफिशिएंसी को कैसे बढ़ाया जाए. तो किस किस स्कीम के अंदर ये सब कुछ आया था? ये माइक्रो इरिगेशन वाला पार्ट किस स्कीम के आया था? अभी इतना बड़ा अमाउंट इसको फंड किया गया, 5,000 करोड़ रुपीज हैज बीन क्रिएटेड अंडर नाबार्ड. तो किस स्कीम के अंदर आया था? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना. इसका जो टैगलाइन था, ये यही तो टैगलाइन था, पर ड्रॉप मोर क्रॉप्स. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का टैगलाइन क्या था? पर ड्रॉप मोर क्रॉप्स. इसी तरीके से एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. अभी आपको बताया गया कि इतना 1,000 करोड़ रुपीज, तो अब जरूरी थोड़ी कि 1,000 करोड़ रुपीज आपसे पूछा जाएगा. किसको कितना डेटा याद रहेगा? बट लॉजिकल क्वेश्चंस इसी तरीके से बनते हैं एग्जाम्स में. चलिए, वंडरफुल, बहुत लोगों का करेक्ट है. हिमल संरक्षक. ठीक है, ये किससे रिलेटेड है? तो ये स्नो लियोपार्ड से रिलेटेड है. हिमल संरक्षक, स्नो लियोपार्ड. ये स्नो लियोपार्ड क्या है?
तो ये एक तरीके का हेल्थ इंडिकेटर है, हेल्थ इंडिकेटर है ऑफ माउंटेन इकोसिस्टम। जो भी माउंटेन इकोसिस्टम है ना, उसका हेल्थ इंडिकेटर है ये आपको हायर हिमालयाज और ट्रांस हिमालयाज में ये पाया जाता है। तो हायर हिमालय और ट्रांस हिमालय में कहाँ कहाँ पाया जाएगा? JNK में पाया जाएगा, हिमाचल प्रदेश में पाया जाएगा, उत्तराखंड में पाया जाएगा, सिक्किम में भी पाया जाता है, और ये अरुणाचल प्रदेश तक पाया जाता है। ठीक है। स्नो लियोपार्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड किसको बोला जाता है? स्नो लियोपार्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड किसको बोला जाता है? हेमिस इन लद्दाख। दिस इज द स्नो लियोपार्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो हेमिस लद्दाख। और IUCN रेड लिस्ट के अंदर इसका क्या स्टेटस है? IUCN रेड लिस्ट के अंदर स्नो लियोपार्ड का क्या स्टेटस है? वल्नरेबल। सो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसलिए बहुत लोगों को पता था लद्दाख मोस्टली, यस लद्दाख तो उसका यही है ना, कैपिटल ही है, बट JNK, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश 5 स्टेट्स में पाए जाते हैं। चलिए, ब्लू फ्लैग, अच्छा कुछ लोग आंसर दे रहे हैं, चलिए दे दीजिए आंसर। ओके, लेट्स सी। देखिए, ये जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट होता है ना, ब्लू फ्लैग बीचेज का जिसको सर्टिफिकेट मिलता है, वो किस चीज को इंडिकेट करता है? कि वहां पे इन्वायरमेंटल एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड को मेंटेन किया गया है। अब ये किस बेसिस पे ये रिकॉग्नाइज किया जाता है कि इन्वायरमेंटल और क्वालिटी स्टैंडर्ड को मेंटेन किया गया है? तो टोटल 33 क्राइटेरिया है जिसको फुलफिल करना होता है। टोटल कितना क्राइटेरिया है? तो 33 क्राइटेरिया है जिसको फुलफिल करना होता है। लेकिन इस 33 क्राइटेरिया से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। इसको 4 मेजर हेड में डिवाइड किया गया है, 4 मेजर हेड में, कि वहां पे बीचेज पे इन्वायरमेंटल, एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड होना चाहिए। दूसरा, बाथिंग वाटर क्वालिटी होना चाहिए। जिस भी बीच को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिलता है, उसका क्या क्या क्राइटेरिया है? तो 4 मेजर क्राइटेरिया क्या क्या है? उस बीचेज पे इन्वायरमेंटल, एजुकेशन और इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड होना चाहिए, बाथिंग वाटर क्वालिटी होना चाहिए, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट एंड कॉन्जर्वेशन होना चाहिए, एंड फोर्थ इज सेफ्टी सर्विसेज होना चाहिए वहां पे, जैसे गार्ड्स एंड ऑल्स, ये सब जो भी वहां पे सेफ्टी मेजर्स होता है, कि रेड फ्लैग लगा देना जब ज्यादा हाई टाइड हो, दिस काइंड ऑफ थिंग्स। तो ये सेफ्टी मेजर्स, इस तरीके के 4 मेजर्स होने चाहिए। ये मेजर हेड है, ठीक है। टोटल 33 क्राइटेरिया होता है। इसी के अंदर अभी इंडिया में 8 बीचेज को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया है, ठीक है। ये किसके द्वारा दिया जाता है? ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट किसके द्वारा दिया जाता है? तो UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, UNWTO, FEE एंड IUCN, इन सब के द्वारा मिलके ये दिया जाता है। तो अभी इंडिया में 8 बीचेज को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया है। वो कौन कौन सा 8 बीच है? चलिए, कसरकोड, क्या कसरकोड को मिला है? तो कसरकोड
कहाँ लाई करता है? केरला में लाई करता है? दिस इज रॉन्ग, दिस इज इन कर्नाटका। चलिए मैं वो 8 बीचेस का आपको नाम डायरेक्टली बता देता हूँ। वो 8 बीचेस का नाम क्या क्या है? शिव राजपुर, जो कि गुजरात का है। ये आपने पढ़ा है द्वारका का जियो नाम में। सुना होगा। पढ़ा है आपने ज्योग्राफी में? यस सर, यस सर। चलिए, आगे बढ़ता हूँ। तो इसका तो बहुतों का आंसर करेक्ट होना चाहिए, क्यों नहीं करेक्ट था? नो सर नहीं पढ़ा वो सर ये। अरे पढ़ा है, नहीं ये पढ़ा है? पढ़ा है यार। बताइए सर। सर ये पढ़ा है। Wait. सर आंसर ठीक हुआ है सर, फिर भी बताइए सर, पढ़िए सर। घोगला, जो कि सर फिर दीव भी में। बताइए 8 सर। ओके चलिए। कसरकोड, एंड पादू बिदरी, ये दो आपका कहाँ पे है? कर्नाटका में है। कपड़, कपड़ इज इन केरल। देन रूसी कोंडा। और ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन काफी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन सकता है। इज इन आंध्र प्रदेश। देन गोल्डन, ये जनरली सबको पता होता है। गोल्डन कहाँ पे है? पुरी, दैट इज इन ओडिशा। एंड राधानगर, राधानगर दैट इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो दीज आर द 8 बीचेज जिसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है। ये आप लोग याद कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ओके चलिए। सर बैक स्लाइड करना प्लीज सर। आप रिकॉर्डेड सेशन में देख लेंगे। वंडरफुल। चलिए, कर्मल लाइन सबको पता होना चाहिए, जहां पे स्पेस शुरू होता है। कर्मल लाइन इज द प्लेस वेयर स्पेस बिगिंस, जहां से स्पेस का शुरुआत होता है। स्पेस का मतलब सिर्फ ऊपर जाना नहीं होता है। आप थोड़ा सा ऊपर चले जाएंगे, आप हवाई जहाज से ट्रैवल करते हैं, तो इट डजंट मीन कि यू आर देयर इन द स्पेस। ओके, आप स्पेस में ट्रैवल नहीं कर रहे हैं। अगर आप फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे हैं, यू आर नॉट ट्रैवलिंग इन द स्पेस, यू आर ट्रैवलिंग इन द अर्थ एटमोस्फेयर। अर्थ के एटमोस्फेयर में आप ट्रैवल कर रहे हैं। ओके, कर्मल लाइन क्या होता है? कर्मल लाइन वो लाइन होता है जहां से स्पेस बिगिन होता है। जो आपका अर्थ होता है, अर्थ से जस्ट ऊपर जो स्फीयर होता है, इसको क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फेयर। उसके बाद क्या होता है? स्ट्रेटो, तब मीजो। मीजो के बाद ये आपका यहाँ पे थर्मो और एक्जो शुरू हो जाता है। थर्मो एक्जो। तो मीजो के बाद जो एरिया होता है ना, ये आपका आउटर एटमोस्फेयर होता है। यहाँ पे, यहाँ से आपका स्पेस शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसी यहीं पे ये लाइन होता है, इसको कर्मन लाइन बोलते हैं, जो डिमार्केट करता है अर्थ एटमोस्फेयर एंड आउटर स्पेस। अर्थ के एटमोस्फेयर और आउटर स्पेस को ये डिमार्केट करता है। ठीक है, इसका जो एल्टीट्यूड होता है वो कितना होता है? तो ये एल्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछा जाता है। माइल्स के लिए पूछा जाएगा तो दिस विल बी 62 माइल्स, और अगर किलोमीटर में पूछा जाता है तो दिस इज 100 किलोमीटर। तो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। पढ़ा था जियो में, तो आंसर क्यों नहीं बताया आप लोगों ने? चलिए बताइए इसका आंसर। एक मिनट, एक मिनट, वेट वेट, एक क्वेश्चन काफी जंप हो गया। वेट,
ओके, लेट्स सी जू इन्फेक्शन। ये जो जू इन्फेक्शन ये क्या होता है? तो ये जनरली राइस में होता है। आपने एक डिजीज का नाम सुना होगा जिसको बोलते हैं बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट डिजीज। ये कहाँ होता है? बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट डिजीज जनरली ये राइस में होता है। ये बैक्टीरिया के कारण होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? जू इन्फेक्शन कैन कॉज हाई यील्ड लॉस टू कल्टीवेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो राइस, बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत ही मैसिव फ्लड आया था धौली गंगा में। द क्वेश्चन कैन अराइज फ्रॉम देयर। चलिए, अरे वाह, वंडरफुल। ओके, ये सबको आएगा। चलिए, ये पढ़ा है। ओके, फाइन। तो ये विष्णु प्रयाग इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे 4 धाम होते हैं। एक बद्रीनाथ, दूसरा केदारनाथ, तीसरा गंगोत्री एंड फोर्थ इज यमुनोत्री। जो बद्रीनाथ से जो रिवर निकलता है इसका नाम क्या होता है? ये ऐसे जो निकल के आता है इसका नाम होता है अलकनंदा, ठीक है। अलकनंदा, अलकनंदा से धौली गंगा, यहाँ से ये धौली गंगा निकल के आता है। तो यहाँ पे जो कॉन्फ्लुएंस होता है इसको क्या बोलते हैं? तो दिस कॉन्फ्लुएंस इज नोन एज विष्णु प्रयाग। और यहीं पे अभी मैसिव फ्लड आया था विष्णु प्रयाग। इसके बाद ये अलकनंदा आगे बढ़ रहा है। यहाँ से नंदाकिनी आता है। यहाँ पे थोड़ा आगे बढ़ने के बाद, ये थोड़ा आगे बढ़ने के बाद आपका फिर यहाँ पे इसी से मिलता है पिंदर गंगा। इसको कौन सा कॉन्फ्लुएंस बोलते हैं, कौन सा प्रयाग बोलते हैं? तो कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग। फिर यहाँ केदारनाथ से ये कौन सा रिवर निकल के आता है? मंदाकिनी। तो मंदाकिनी जब अलकनंदा से मिलती है तो इसको क्या बोलते हैं? ये काफी इंपॉर्टेंट है। और सर रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग, वंडरफुल। दिस इज नोन एज रुद्रप्रयाग। फिर आगे गंगोत्री से क्या निकल के आता है? कौन सा रिवर निकल के आता है गंगोत्री से? भागीरथी, भागीरथी, भागीरथी रिवर। भागीरथी सर। यस। तो भागीरथी जब इससे मिलता है अलकनंदा से तो ये क्या, कौन सा प्रयाग बनता है इस चीज से? देवप्रयाग। देवप्रयाग, देवप्रयाग। यस और यही आपका फिर ये गंगा बन के निकलता है। यहाँ से जो गंगा रिवर होता है ना, यस। तो ये आपका गंगा बन के निकलता है। तो गंगा का ओरिजिन कहाँ पे होता है? तो देवप्रयाग पे होता है, जब भागीरथी और अलकनंदा दोनों मीट करती है। ओके, राइट सर, राइट। वंडरफुल। और फिर यहाँ से यमुनोत्री से ये आपका यमुना निकल के आता है। सॉरी, कौन सा था ये?
देखिए मैं ज्योग्राफी का ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, मैं कम ही क्वेश्चन आप लोगों को करा रहा हूँ, क्योंकि ज्योग्राफी आप लोगों का ठीक है और आप लोगों का चल रहा है सही से। अब बताइए ऐसे लोग को क्या जवाब दिया जाए, ये कौन है एन के? अभी पूछ रहे हैं कि सर पॉलिटी की क्लास कब है। अब ऐसे स्टूडेंट्स का क्या है कि उन्हें क्लास करने में मन नहीं लगता है, सिर्फ हल्ला करेंगे। ठीक है, कहाँ से ये लॉन्च किया गया था, ये बता सकते हैं? और किस ऑर्बिट के लिए ये लॉन्च किया गया? मून पे, स्पेस में, कहाँ पे? यूएई का है, यस सबको कर पता है यूएई का है। एंड फॉर व्हाट? मार्स के लिए। और कहाँ से लॉन्च किया गया है? जापान से। चलिए बस ये तीन चीज पता होना चाहिए, यूएई का है, मार्स के लॉन्च किया है, जापान से लॉन्च किया गया। ठीक है। अरेबिक Al Amal Arabic for Hope blasted off from Japan last year is an ambitious space program of which of the following country? UAE, United Arab Emirates. इसका तो आंसर सबको देना चाहिए। ओके, सबको राइट टू प्राइवेसी एंड ऑल सब कुछ बता रहे हैं। ये आर्टिकल 19 में इसको फंडामेंटल राइट प्रोवाइड किया गया है, अंडर आर्टिकल 19। नहीं पढ़ा था? न्यूज में भी कितनी बार आया हुआ है, अंडर आर्टिकल 19। यार मुझे लगा था आप लोग सब करेक्ट करेंगे, बट किसी ने नहीं बताया। अंडर आर्टिकल 19 राइट टू एक्सेस द इंटरनेट, राइट टू एक्सेस द इंटरनेट अंडर आर्टिकल 19 सुप्रीम कोर्ट ने इसे डिक्लेयर किया है। सब तो इसमें बता ही दिया है। तो यस, मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन हेल्पलाइन सर्विसेज किसके द्वारा सेट किया गया था? तो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा सेटअप किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ये जो न्यूज़ था ना, इसमें देखा गया कि जो मोस्ट कॉल्स आया था ना, वो मेन की तरफ से आया था। तो ये एक आर्टिकल आया हुआ था किरण, मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन हेल्पलाइन सर्विसेज, तो इसमें सबसे ज्यादा कॉल आया था वो मेन की तरफ से आया था। चलिए, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, यस बिल्कुल करेक्ट है।
इसका आंसर तो सबको देना है, जो नहीं देगा मतलब अब नहीं पता है, आप अपनी एरिया में रह रहे हो, इससे ज्यादा मैं इसका हिंट क्या दूं आपको। सॉरी सॉरी सॉरी। Was there a jump in the question? Oh, 15, 16। अच्छा चलिए इसका आंसर बताइए, तो देखते हैं। Yes, well done. Well done. ले देख, इंडिया का पहला जियो थर्मल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कहाँ पे डेवलप किया जाएगा, तो ले में डेवलप किया जाएगा। और कौन इसको डेवलप करने जा रहा है, ओएनजीसी। कौन डेवलप करने जा रहा है, ओएनजीसी। ठीक है। 7 जियो थर्मल प्रोविंस है इंडिया में, जियो थर्मल प्रोविंस इंडिया में है। क्या इसके बारे में आप लोगों को पता है कि कौन सा वो 7 जियो थर्मल प्रोविंस है इंडिया में? डू हैव एन आइडिया अबाउट इट? अगर होगा तो मैं नहीं बताऊंगा। आपने पढ़ा है ज्योग्राफी में यस सर पढ़ा। जियो थर्मल प्रोविंस? सर पढ़ा नहीं है, ठीक पढ़ा नहीं है। एक आपका यहाँ पे हिमालय आता है, दिस इज योर जियो थर्मल प्रोविंस। एक आपका यहाँ पे है और दूसरा आपका यहाँ पे एक हिमालय आता है। ठीक है। देन आपका यहाँ पे ये दिल्ली से नीचे का ये जो पार्ट है ना, ये आपका सोहाना। देन आपका इधर आपका वेस्ट कोस्ट आता है, वेस्ट कोस्ट। मनी। देन आपका ये गोदावरी वाला पार्ट आता है। गोदावरी एंड महानदी बेसिन सर। अरे वाह, वंडरफुल, महानदी। ये गोदावरी के बगल में ये महानदी। ठीक है। तो ये आपका कितना हो गया, हिमालय, सोहाना, वेस्ट कोस्ट, गोदावरी, महानदी। एंड ये भी आपका इधर से हिमालय का ही पार्ट ही आपका आ जाता है। एक आपका नर्मदा वाला पार्ट आता है यहाँ पे, कैम्बे वैली में। नर्मदा और ताप्ती जहाँ पे होता है ना, कैम्बे वैली। तो एक बार आप ये देख रहे हैं कि जो 7 जियो थर्मल प्रोविंस है वो काफी इंपॉर्टेंट है, और पहली बार ऐसा सेटअप किया जा रहा है इन ले। जियो थर्मल एनर्जी होता है वो रिन्यूएबल होता है कि नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है? नॉन रिन्यूएबल। इट्स ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल कैसे होगा जियो थर्मल? इट इज बीनीथ द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के सरफेस के नीचे होता है। और ये किस फॉर्म में होता है, ये एनर्जी किस फॉर्म में होता है? एनर्जी हाँ, हीट। हीट के फॉर्म में हीट। होता है, नाम से ही क्लियर है ना, हीट जियो सर, थर्मल, हीट इन द सर। फॉर्म ऑफ हीट। ये एनर्जी जो होता है ना, ये यस सर, काफी हीट। क्लीन होता है, ये सस्टेनेबल होता है, इसका खासियत है, इसीलिए ऐसा फोकस किया जा रहा है अभी ना, इन्वायरमेंट पे बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है। तो ये जो एनर्जी होता है ना, काफी क्लीन होता है, सस्टेनेबल होता है, ये कार्बन फ्री होता है। और ये जो एनर्जी मिलता है ना, तो ये कॉन्टिन्यूअस सप्लाई होता है इस एनर्जी का। ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है, कॉन्टिन्यूअस सप्लाई मतलब अनइंटरप्टेड होता है, एंड दिस इज इन्वायरमेंट फ्रेंडली। तो ये 7 प्रोविंस है इंडिया के पास जहाँ पे हम लोगों के पास ये पोटेंशियल है फॉर जियो थर्मल एनर्जी। तो यहाँ पे ओएनजीसी अभी पहला ऐसा स्टेशन कहाँ पे स्टेब्लिश करने जा रहा है, अंडर ले। ओके, चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 11 था ना, 12 करना था हम लोगों को, जंप कर गए थे। यस।
ओके, लेट्स सी। सेंटर ने एक हेरिटेज बाईलॉ डेवलप किया था, तो वो जगन्नाथ टेम्पल से इसने विड्रॉ कर लिया, और ये जो जगन्नाथ टेम्पल है ये हेरिटेज साइट के अंदर आता है। तो चलिए इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन बनाता है नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया पे। तो इसे कब सेटअप किया गया था? तो इट हैज बीन सेटअप एज पर द प्रोविजन ऑफ एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 2010। तो क्या 2010 में इसको सेटअप किया गया था? तो दिस इज करेक्ट। No. यस, 2010 में इस एक्ट के थ्रू इसका सेटअप किया गया था। Yes, sir, डायरेक्टर yes, sir, जनरल this is ऑफ correct. आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज सर मुझे एक्स लगा ऑफिशियो ऊपर चेयरमैन। क्या डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे इनका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है? यही तो सबसे बड़ा कैच है इस क्वेश्चन का, कि एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं, दे आर नॉट द चेयरमैन। जो भी डायरेक्टर जनरल होते हैं ना आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, वो एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं। इसी पे ये क्वेश्चन बना हुआ है, आपको ये सब चीज पता होना चाहिए। तो दिस इज इनकरेक्ट, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, ये सब करेक्ट है और ये इनकरेक्ट है। आपसे पूछ रहा है कि आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कि इस एक्ट में एक चेयरमैन होते हैं, 5 फुल टाइम मेंबर होते हैं और 5 पार्ट टाइम मेंबर होते हैं। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ये जो एक्ट है ये क्या करता है? तो दिस एक्ट ऑल्सो प्रोवाइड फॉर कंप्लीट बैन ऑन कंस्ट्रक्शन इन द प्रोहिबिटेड एरिया। जो भी एरिया प्रोहिबिटेड होता है वहां पे कंस्ट्रक्शन पे कंप्लीट बैन करता है। तो ये सब तो आप देख के ही बता सकते थे, आप कंफ्यूज हो सकते थे यहाँ पे बी सी में। तो ठीक है, बी इज, आपको ये पता होना चाहिए कि जो आर्कियोलॉजिकल डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया होते हैं वो इनके एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं। ओके, चलिए। ये आपने पढ़ा होगा अभी अगर न्यूज में, तो फाइजर ने विड्रॉ किया था इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन एप्लीकेशन को। फाइजर ने विड्रॉ किया था फॉर कोविड-19 वैक्सीन। तो आपको पता चल गया होगा कि इमरजेंसी यूज लिस्टिंग किससे रिलेटेड है? तो एप्लीकेशन ऑफ अनलाइसेंस्ड वैक्सीन। इमरजेंसी यूज लिस्टिंग प्रोसीजर क्या होता है? एक रिस्क बेस्ड प्रोसीजर होता है, नाम से ही क्लियर है, रिस्क बेस्ड प्रोसीजर, कि अनलाइसेंस्ड वैक्सीन जो होता है उसको भी लिस्ट किया जाए, उसको भी एसेस किया जाए। जब इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट हो तो उस टाइम पे रिस्क बेस्ड प्रोसीजर, इसी को बोलते हैं EUL, इमरजेंसी यूज लिस्टिंग। तो फाइजर ने इसी चीज पे फोकस किया था ना, फाइजर। तो एप्लीकेशन ऑफ अनलाइसेंस्ड वैक्सीन, ये सब काफी न्यूज में एकदम आपको देखने को मिल सकता है इस तरीके का चीज सब, क्योंकि बार बार इस ये सब तरीके का चीज सब न्यूज में आ रहा है कि कैसे वैक्सीन वगैरह पे, और ये सब काफी कॉमन क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, रिस्क बेस्ड प्रोसीजर अगर आप याद रखेंगे तो यहाँ से भी आपका क्लियर हो जाएगा। फॉर एसेसिंग एंड लिस्टिंग अनलाइसेंस्ड वैक्सीन, क्या इसका अल्टीमेट एम क्या है? कि एक्सपेडाइट करना। एक्सपेडाइट का मतलब एक्सेलरेट करना, कि इन सारे प्रोडक्ट्स को एक्सेलरेट करना। जब पीपल जो इफेक्टेड हो रहे हैं ना पब्लिक हेल्थ से, जब ऐसा इमरजेंसी सिचुएशन हो जाए तो उस समय रिस्क लिया जाता है, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ अनलाइसेंस्ड वैक्सीन। दिस टर्म इज यूज्ड इन रेफरेंस टू दिस।
चलिए देखते हैं इसका आंसर। देखिए ये तो बहुत ज़्यादा फोकस भी किया जा रहा है और इससे रिलेटेड तो बहुत बार आर्टिकल निकला हुआ है कि ऑयल के बाद आफ्टर ऑयल, पहले ऑयल पे फोकस था, अब ऑयल के बाद आप लोग ये जो ट्रांस फैटी एसिड पहले ऑयल पे देखते थे, अब एफएसएसएआई ने कैप लगाया है, तो फूड्स पे भी इन्होंने कैप लगाया है। फूड्स पे पहले ऑयल पे ही कैप लगा था, ठीक है। तो एज पर एफएसएसएआई फूड प्रोडक्ट्स शैल नॉट कंटेन इंडस्ट्रियल ट्रांस फैटी एसिड मोर देन 2% बाय द मास ऑफ टोटल ऑयल फैट्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट फ्रॉम 2022। तो इसको इमीडिएट इफेक्ट दिया गया, ठीक है। दिस रूल इज फॉर ऑल फॉर्म ऑफ ट्रांस फैटी एसिड इधर नेचुरल और इंडस्ट्रियल। नहीं, ये तो सिर्फ प्रोसेस्ड फैटी एसिड का बात कर रहा है ना, जिसको इंडस्ट्री में बनाया जाता है। ये तो प्रोसेस्ड का बात कर रहा है जिसको इंडस्ट्री में बनाया जाता है। तो दिस रूल इज फॉर ऑल फॉर्म ऑफ ट्रांस फैटी एसिड, तो दिस इज रॉन्ग। नेचुरल के लिए कुछ नहीं है, ये सिर्फ वैसे फैटी एसिड का बात कर रहा है जिसको इंडस्ट्री में बनाया जाता है। दैट इज मोर हार्मफुल फॉर योर हेल्थ, आपके हेल्थ के लिए काफी हार्मफुल होता है। जैसे कोई भी पैकेज्ड फूड वगैरह होता है ना, तो वहाँ पे ट्रांस फैटी एसिड ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिलेगा, ठीक है। So trans fatty acids are created in an industrial process that adds oxygen to liquid vegetable oils to make them more solid, increase shelf life of the food items। तो ये तो सेल्फ लाइफ ऑफ द फूड आइटम्स के लिए ही बनाया जाता है, तो ये तो सही बात है, इंक्रीज द सेल्फ लाइफ ऑफ द फूड आइटम्स। क्या यहाँ पे ऑक्सीजन का यूज किया जाता है? तो नहीं, इंस्टीड ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे क्या यूज किया जाता है? हाइड्रोजन का। तो आपका थर्ड स्टेटमेंट भी गलत है और सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है। तो विच इज ओनली द करेक्ट स्टेटमेंट? As per FSSAI, food products shall not contain industrial trans fatty acid more than 2% by mass of total oil fat present in the product from 2022. So B, 1